हेलो। 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 नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने एक नए विषय को लेकर उपस्थित हूँ। आ, आज हम बात करेंगे महिलाओं के, श्रमिक महिलाओं की, और श्रमिक महिलाओं में भी विशेष तौर से जो बहुत ही लो पेड, न्यूनतम सैलरी में, मतलब जो सरकार द्वारा तय है न्यूनतम वेजेस, वो नहीं, वो तो मिलती ही नहीं है। उससे भी बहुत कम में, जो कम से कम मतलब चीजें, पैसे मिलते हैं उनको, और वो काम करती है, और 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे तक भी काम करती है। ऐसी महिलाओं को, जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो रात दिन काम करती हैं, उनके बारे में, उनकी बात बात करें, उनकी समस्याओं की बात करेंगे, और उसके निदान के बारे में बात, कि कैसे हम उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। आज मेरे साथ डॉक्टर फरहत बानो हैं। और डॉक्टर फरहत बानो ऐसे तो प्रोफेसर थी एमजी कॉलेज के अंदर, लेकिन आप बहुत एक्टिविस्ट भी हैं। और एपवा जो है, राष्ट्रीय संगठन है एक महिलाओं का, उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो बहुत बड़े पद पर हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में हैं। और हम इनसे जानेंगे कि महिला वर्कर्स, जो न्यूनतम पेड महिला वर्कर्स है, आंगनवाड़ी की है, आशा वर्कर्स है, नरेगा की है, खेत मजदूर है, तो ऐसे जो महिला वर्कर्स हैं, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं, और उनके सामने क्या समस्याएं हैं, और उनका निदान कैसे हो सकता है। तो ज़्यादा इसको भूमिका न बनाते हुए, मैं उनको ये कहूँ कि वो आपसे बात करें। मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ अपने स्टूडियो में। और फरहत जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे स्टूडियो में आए। और ये भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल, हिम्मत से चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, और सुझाव, आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आप हमें हमें ये इन वीडियो को लाइक करेंगे तो वो हमारा उत्साह बढ़े। तो मैं अब आपको फरहत जी से बातचीत के लिए देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत आभार कि आपने ये मौका दिया कि मैं यहाँ आपके साथ बैठ करके और बात कर सकूं उन महिलाओं के बारे में जो लो पेड हैं। जो भी अनुभव मेरा उन महिलाओं के साथ रहा है, जो भी फील्ड वर्क मैंने किया उस दौरान, उन पर ही मैं अपनी बात को फोकस रखूंगी। और मैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले सालों में जो कोविड का समय आया था, वो समय था जिसने जितने भी समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सच्चाइयां हैं, जो वायरसेस हैं, उनको बहुत सामने ला दिया था। और बहुत समय नहीं लगा था, 4 से 8 दिन के अंदर ही जो आर्थिक समस्याएं हैं, जो सामाजिक समस्याएं हैं, जो हेल्थ से संबंधित, शिक्षा से संबंधित समस्याएं हैं, वो सारी हमारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। उस दौरान जब हमने काम किया, एप्वा के तहत काम किया, तो हमने ये पाया कि जो वहाँ बस्ती बस्ती और गांव गांव जिस तरह से काम कर रही थी आंगनबाड़ी वर्कर्स, जिस तरह से काम कर रही थी आशा वर्कर्स, क्योंकि ये लोग हेल्थ और न्यूट्रिशन और एजुकेशन के फील्ड में ही अपनी सेवाएं देती हैं। ये वो कार्यकर्ता हैं, ये वो वॉलंटियर्स हैं जो काम करते हैं। तो इन पर बात करना शुरू करेंगे हम। सबसे पहले जैसे आशा वर्कर्स हैं, जो नेशनल रूरल जो हेल्थ के लिए काम करती हैं,
और हेल्थ डिपार्टमेंट, नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट से वो काम करती हैं, वो वॉलंटियर्स कहलाती हैं, वो सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताएं कहलाती हैं, और वो विभिन्न कार्य करती हैं उन गांवों में, उन बस्तियों में, उन समाजों में, जो कि एक तरह से जो महिलाओं की और बच्चों की मोर्टेलिटी है वो बढ़ा सकें, और उससे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उनकी जिम्मेदारियां वो उठा सकें। जैसे अगर किसी महिला को डिलीवरी होने वाली है तो वो लेकर जाएंगी उन्हें, और स्थान पर पहुंचाएंगी, सब सेंटर्स में पहुंचाएंगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में पहुंचाएंगी। उसके अलावा वो पूरा ध्यान रखेंगी कि प्रेगनेंसी के दौरान किस तरह की चीजें हैं जो सामने आ रही हैं, किस प्रकार की जागरूकता है जो उनके बीच में जरूरी है फैलाना। बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को भी, चाहे प्री नेटल या पोस्ट नेटल, उसमें उनको संभालने में मदद करना। वो लेबर रूम में घंटों घंटों रातों को खड़ी रहती हैं, और इतने तरह के काम अंजाम देने के बावजूद भी उनकी जो स्थितियां हैं, चाहे हम आर्थिक स्थितियां देखें, अगर सरकार पहले जो राष्ट्रीय से पहले 1,000 रुपए आते थे, अब चाहे 1,000 की जगह वो 2,500 आने लगे हैं। बाकी उन्हें मिलता है कि वो यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी को वो ले जाती हैं, संभालती हैं, तो उसके ऊपर 500 और अब 600 रुपए अगर सरकार उन्हें की तरफ से मिल जाता है इंसेंटिव। लेकिन उसके पीछे की जो सच्चाई है, जिस तरह की इनसिक्योरिटीज की वो शिकार होती हैं, जिस तरह गांव-गांव में अंदर काम करना उनके लिए मुश्किल होता है, जहां ना इंटरनेट की सुविधाएं होती हैं, ना ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं होती हैं, ना उनके लिए अलग से कोई फंड होता है। वो कई बार बताती हैं कि वो अपने ही पैसे से ले करके, ऑटो करके या किसी भी तरह से कोई साधन का इंतजाम करके वो जाती हैं और उनका ध्यान रखती हैं। इवन अगर वो कहीं बाहर निकल के चली गई तो क्योंकि गांव इतने अंदर हैं कि वो महिलाएं वो इस बात से भी डरती हैं कि कहीं कोई रास्ते में कोई पैंथर नहीं मिल जाए। तो इस तरह एक नहीं कई समस्याओं की शिकार वो हैं। किसी भी तरह की जो ना तो इन सब टीम वर्कर्स हैं उनमें ना तो कोई किसी तरह का पीएफ का प्रावधान है, ना कोई ईएसआई का प्रावधान है, ना किसी तरह की जो सोशल उनकी जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। और जब चाहे उनको, अगर 10 साल पूरे हो गए तो 20,000 रुपए दे के उनको छोड़ा जा सकता है, या मान लीजिए उन्होंने 60 साल पूरे कर लिए हैं तो उस समय 1,00,000 रुपए दे करके, पहले तो 50,000 ही मिलते थे, 1,00,000 रुपए दे करके उनकी छुट्टी हो जाती है। लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि बाद में आगे क्या समस्याएं उनके आएंगी जब वो ये काम कर लेती हैं कई साल तक, उसके बाद में वो क्या कर पाएंगी। इसी प्रकार की समस्या आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ भी, आईसीडीएस में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स लगे हुए हैं उनकी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हमारी पहले की जो मिनिस्टर थी, जो वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में थी, उन्होंने बहुत आराम से कह दिया था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को क्या काम करना पड़ता है, वो तो 2-3 घंटे का काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो महिलाएं 10-10 घंटे काम करती हैं। उनका सर्वेइंग है, उनके पोषण का इंतजाम है, बच्चों का इंतजाम है, उनको पढ़ाने का काम भी उनका होता है। प्रेग्नेंट लेडीज के साथ भी वो बराबर काम करती हैं, चाहे दोनों ही मिलकर के वैक्सीनेशन का काम होगा, आशा भी करेगी ये भी करेगी, वैक्सीनेशन का काम होगा, चाहे उनको ठीक से पोषण देने का काम होगा, उनको जागरूक करने का काम होगा, उनको प्रशिक्षण देने का काम होगा। बच्चे पैदा होंगे तब भी, उसके बाद आगे भी वो संभालती हैं। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां, और फिर अब ये जो फेशियल जो सिग्नेचर की बात उनकी हो रही है कि दिन में 3 बार होना चाहिए, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ में, कि वो कितनी भागदौड़ अपने पैरों पर वो कर सकती हैं, कितना स्ट्रेस वो झेल सकती हैं। और ऐसी स्थिति में जब बहुत कम उनकी तनख्वाह है, ना वो सरकारी कर्मचारी हैं, ना उतना उन्हें मिलता है कि वो एक श्रमिक की कैटेगरी में भी आ सकें, और किसी भी प्रकार की अगर सोशल सिक्योरिटी उन्हें नहीं है आगे के लिए, तो ये बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरती हैं वो। एएनएम भी अगर वो संविदा पे लगी हुई हैं तो हमने उनके हालात भी देखे हैं, उनके हालात भी कोई बहुत ठीक नहीं है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो काम होते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि उन्हीं में से इनको पेमेंट कर दिया जाए, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हम ये सरकार से मांग करते हैं
कि इनकी सिक्योरिटी का पूरा पूरा इंतजाम किया जाए। उन्हें एक रिस्पेक्टेबल, एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। बात केवल यही नहीं रुकती है, बात वहां भी जाती है कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, जो घरों घरों में काम करती हैं, उनके लिए भी यदि अगर उन्हें किसी तरह की पेंशन नहीं मिलती है, जैसे कोई वृद्धा या विधवा पेंशन, तो उस समय भी ये समस्या सामने खड़ी होती है उनके, कि उन्हें खाद्य सुरक्षा में भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, और पुलिस वेरिफिकेशन के बिना खाद्य सुरक्षा में उनको नहीं मिलती है जगह। तो ये समस्याएं उनके साथ भी हैं। इवन जो घर में मजदूरी कर रही है, कई तरह की मजदूरी महिलाएं घरों में करती हैं, चाहे वो लहसुन छीलने का काम करें, चाहे वो किसी तरह की पैकेजिंग का काम करें, चाहे वो सिलाई का, ये थैली वैलियां सीने का काम करें, या कई प्रकार के और काम है जो घरों में रह के अगर महिलाएं करती हैं। तो हालात ये होते हैं घरों के कि सभी लोग मेहनत करके भी केवल उतना कमा पाते हैं जबकि दोनों टाइम उनको रोटी मिल जाए। तो ये बहुत बड़ी समस्या लो पेड वर्कर्स के साथ हैं। केवल यही नहीं, मिड डे मील वर्कर्स जो बहुत ही कम पर डे तनख्वाह पे वो काम करती हैं। मज्जी आप बता रहे थे कि 70 रुपए या इन पे वो काम करेंगी, कि 70 रुपए लेंगी और 300 बच्चों का वो खाना बनाती हैं। वो 3 टाइम कई बार वो काम करती हैं। बहुत मेहनत के बावजूद भी बहुत जरूरी है कि उनको उतना अमाउंट दिया जाए जिसमें कि उनकी गुजर बसर हो सके। तो हर तरह की सिक्योरिटी हर महिला को चाहिए, और इसके बिना तो मुमकिन नहीं है कि हम एक न्याय की बात कर सकें, बराबरी की बात कर सकें। अब हम आते हैं खेत मजदूर जो महिलाएं हैं, चाहे उनके अपने खेत हैं या चाहे वो किसी और के खेत पे काम करती हैं, हमें शुरू से ही ये बता दिया जाता है कि फार्मर्स का या किसान का मतलब हम समझते हैं कि पुरुष, जबकि 65-70% जो काम है वो खेतों में भी महिलाएं करती हैं, चाहे घरों की महिलाएं हैं, वहां भी उन्हें किसी तरह का कोई सिक्योरिटी जो का मामला है, मतलब महिला को तो मुझे लगता है ये समझ लिया गया है कि जैसे घरों में भी वो बेगारी करती हैं, इसी तरह बाहर भी उन्हें वॉलंटियर बना दो, कार्यकर्ता बना दो, उन्हें सोशल एक्टिविस्ट बना दो उन्हें, और उनसे काम कराओ। खेत मजदूर महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी स्कीम नहीं है जब वो उनकी उम्र हो जाती है, क्योंकि जब मेहनत कश इंसान होता है तो वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चल पाता है। 50-55 साल में जब उनकी स्थितियां बहुत गंभीर हो जाती हैं, बहुत खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए अलग से कोई स्कीम जो है, कोई बीमा जो है वो नहीं है, उस तरह का नहीं है जिसमें कि वो आगे की अपने जो जीवन, बचा हुआ जीवन है, उसको सस्टेन कर सकें, उसमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। और ये बहुत जरूरी है इसलिए कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें महिलाओं के लिए वो स्थान बनाया जाए जहां वो महिलाएं जितनी मेहनत कर रही हैं उस हिसाब से एक न्यायपूर्ण जीवन, एक सम्मानजनक जीवन, एक गरिमामय जीवन, और एक उस तरह का जीवन जिसमें कि सोशल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। तो बस आज हम इतनी ही बात करेंगे। ये तो महिला का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही विस्तृत और जटिल टॉपिक है। हमने केवल एक ही उसके एस्पेक्ट पर, एक ही पहलू पर आज हमने बात की है। हेमंत, आप बात करें। नहीं, बात आपने बहुत अच्छी कही, सब लोगों को जो अपील की हुई, उसमें आप कुछ समाधान और बताती तो अच्छा था, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम देखेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं। एक मिनट, संगठित होकर के काफी लड़ाइयां महिलाएं लड़ रही हैं, ये बात मैं करना भूल गई। हम देख रहे हैं अभी बिहार में महिलाएं काली पट्टी या काला बिल्ला लगाकर जिस तरह से आशा वर्कर्स जो हैं वो उन समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़ी हुई हैं कि वो मांग कर रही है सरकार से, वो पुरजोर मांग कर रही है। एप्वा के तहत भी वो काम कर रही हैं, वो सारी महिलाएं इकट्ठी हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वीमेन एसोसिएशन के तहत भी, और वो ये मांग कर रहे हैं तो उनको सम्मानजनक जीवन के लिए जितना आर्थिक जो लाभ है वो मिल सके। और बस सबसे बड़ा जो है वो यही है कि सरकारें सुने, और सरकारें सुने उसके लिए बहुत जरूरी है संगठित होना।
अगर संगठित होती हैं महिलाएं तो हर तरह से वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ पाती हैं। जैसे कि मिल मजदूरों ने पहले लड़कर ही आज से 150 से लेकर के 250 साल पहले की बात हम करें तो जहां महिलाओं के ऊपर इतनी जुल्म और ज्यादतियां होती थी, 24-24 घंटे उनको काम करवाया जाता था, मिल मजदूर महिलाओं ने गोलियां खाकर भी और 8 घंटे करवाए। जैसे महिलाएं और अपने अधिकारों के लिए लड़ी हैं, और केवल महिलाएं नहीं, साथ में वो पुरुष भी साथ में खड़े हैं। तो यही बस कहना है कि महिलाएं संगठित हों, अपनी आवाज बुलंद करें और वो आवाज उन कानों तक पहुंचाएं जो सत्ता केवल ट्रिलियंस की बात करती है, इकोनॉमी की बात करती है, लेकिन वो जो आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको और बढ़ाने में लगी हुई। हम आज जिस वक्त में जी रहे हैं जो कैपिटलिस्ट वक्त है, दूसरी चीजें जो सामंती समाज की हमारी जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको तो महिलाएं झेलती ही हैं, लेकिन आज जो कैपिटलिज्म का भी जो नियो लिबरल समय है, उस नियो लिबरल समय की जो आर्थिक विषमताएं और जो विद्रूपताएं हैं वो किस तरह से सामने आ रही हैं, तो उनके खिलाफ व्यवस्थाओं को बदलने के लिए लड़ना जो है वो सबसे ज्यादा कारगर उपाय साबित होगा। और इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि ये लड़ाई सामाजिक और राजनीतिक दोनों फ्रंट पर लड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद परस जी। बहुत अच्छी रही आपकी बातचीत आज, और महिलाओं में जरूर इससे चेतना आएगी। हमारा ये जो महिला संवाद करने का जो सोच है वो इसीलिए बना है कि महिलाओं और पुरुष दो एक गाड़ी के पहिए हैं, और एक अगर पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों पहिए मजबूत होने चाहिए और दोनों एक साथ काम करने चाहिए। अगर आगे पीछे भी करेंगे तो नहीं चलेगा। तो दोनों को अपने जो जीवन की यात्रा है या जो अपना जीवन की यात्रा है उसको बैलेंस रूप में चलाने के लिए दोनों की मजबूती जरूरी है, दोनों का सहयोग जरूरी है, दोनों साथ का जरूरी है। तो इसी भावना को लेकर के हमने ये संवाद चलाया है, और इसमें सबसे जो नीचे के पायदान पर है आज महिलाएं, खासतौर से महिलाएं, वैसे तो सारी महिलाएं नीचे के पायदान पे है। हमारे जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे समाजवादी नेता, वो सारी महिलाओं को पिछड़ी महिलाएं मानती थी, चाहे वो रानी भी हो और कोई भी महिला हो, भले बहुत पैसे वाली महिला हो, भले रानी हो, लेकिन उसकी घर में वही हालत होती है जैसी वो दूसरी जगह मतलब दूसरी महिलाओं की होती है। तो हमने आज इसीलिए उन महिलाओं के बारे में बात की जो सबसे नीचे के पायदान पर है और जो पूरी मतलब पूरा दिन काम करती है और बहुत कम पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो इसमें काम करती है, क्या नाम है, मजदूर, ये स्कूल के मिड डे मील बनाने वाली जो महिलाएं हैं उनको मतलब 70 रुपये रोज का जो है में वेतन मिलता है या मानदेय मिलता है, जो भी उसको कह दो आप, वेतन ही है वो, मानदेय तो आप कहो भले, लेकिन अगर वो 70 रुपये रोज में काम कर रही है तो उनकी कितनी मजबूरी होगी, आप समझिए इस बात को। तो इन ऐसी नीचे के पायदान पर काम करने वाली महिलाओं का कोई नहीं बोलता है उनके बारे में। हालांकि अपने यहाँ कुछ लोग उनका यूनियन भी बनाई है और कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं सुनती है। तो समाज को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी महिलाओं, ऐसे कमजोर वर्ग के ऊपर समाज ध्यान दे और समाज इनके बेहतरी के लिए उपाय करे। एक बात तो ये थी। दूसरी बात यह है कि जो खेत मजदूर है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, महिलाओं की ज्यादा समस्या है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर पुरुष भी है और 60 साल के हो गए हैं तो फिर वो खेत में काम नहीं कर सकते, वो हल चला नहीं सकते हैं, मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल है ये सब काम करना। रात को पानत करनी पड़ती है, पानी पिलाना पड़ता है क्योंकि बिजली रात को आती है, तो वो उनके लिए संभव नहीं होता है, आंखों से दिखता नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं को तो विशेष तौर से, और पुरुषों को भी, जो 60 साल के ऊपर हैं और काम नहीं कर पा रहे हैं,
उनको कम से कम 5,000 रुपए का पेंशन दी जाए हर महीने। तो जब तक ये सुविधाएं सरकार या समाज नहीं करेगी, तब तक सामाजिक आर्थिक न्याय की हम बातें भली कितनी भी कर लें, सरकार भी बहुत बातें करती है, लेकिन होगा कुछ नहीं उससे। जब तक हम सामाजिक आर्थिक न्याय प्रैक्टिकली लोगों को नहीं पहुंचाएंगे, नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये हाँ, हाँ, नरेगा की महिलाओं के लिए भी यही बात है। मतलब वो जो 60 साल से ऊपर जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं और जो काम करने में अक्षम है, उन सबको ये 5,000 रुपये उनके जीवन यापन के लिए मिलने ही चाहिए। ये पेंशन कह दो, आप मुआवजा कह दो या सम्मान निधि कह दो, कुछ भी किसी भी नाम से दो, लेकिन ये उनको मिलना चाहिए, ये जरूरी है। तो इसी नोट के साथ मैं आज ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और खासतौर से जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी इसमें दी गई है। मैं एक बार फिर अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें और फॉरवर्ड करें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। आपने अंत तक हमारा वीडियो देखा, सुना, उसके लिए आप सबको धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप आगे भी हमें सुनेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।